तो वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी मैं आप लोगों के सामने 66वीं बीपीएससी मुख्य परीक्षा के इतिहास वैकल्पिक विषय का आरटीए कॉपी साझा करने वाला हूं। ये आरटीए कॉपी मुझे जो उपलब्ध करवाए हैं, राम बाबू जी करवाए हैं। इनका कुछ कुछ नंबर से फाइनल सिलेक्शन छूट रहा है। हालांकि वो लगातार कोशिश जारी रखे हुए हैं। इस बार भी इनका 67वीं पीटी के जो प्रोविजनल आंसर की है उससे 119 नंबर पीटी में है, तो निश्चित रूप से कोशिश में लगे हुए हैं और इस बार उम्मीद है कि इनका सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा। तो आइए इसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे और देखेंगे कि इतिहास में क्या रुझान रहा था मार्किंग का, और 67 के कैंडिडेट इससे क्या क्या चीज़ सीखने को है उनके लिए, जो इतिहास को एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट रखे हैं 67 के मेंस में। तो सबसे पहले देख लीजिए 31/7/2021 को एग्जामिनेशन हुआ था। यहाँ पे नंबर देख लीजिए 26, 26, 27, 28, ठीक है ना, 26, 26, 27, 28, 28 और एक में शायद इनको जो है 12, शायद 12 नंबर मिला है। देखिए, नहीं तो जो रुतबा यहाँ पे आया है आप देखिए 26, 26, 27, 28, 28 और वहाँ पर भी उसी में 25 प्लस में रहता है, जो निश्चित रूप से इनका बहुत बेहतर। लेकिन यहाँ पे इनका एक में 12 नंबर मिला है। अब क्या है रीज़न वो हम लोग देखेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से इनका ऑप्शनल काफ़ी बेहतर रहता है। वैसे भी इनका 147 है और यहाँ पे यदि ये 12 नहीं रहता, जिस तरह से यहाँ पे आया है 26, 26, 27, 28 एवरेज मार्क, एवरेज या कहीं के एवरेज से ऊपर, मेरे भी दो क्वेश्चन में मात्र 28, 28 मिला था, जबकि इनका देख लीजिए एक में 27 गया है, दो में 26, 26 गया है। तो ऑब्वियसली मैं तो कहूँगा कि बेहतर गया है। लेकिन इस बार जो मतलब जिस तरह से पुअर मार्किंग होता है उस कंडीशन में मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। नहीं तो मिलने को तो बहुत मिल सकता है, लेकिन पुअर कंडीशन में जिस तरह से मार्किंग होता है उसका कंडीशन बता रहा हूँ। और एक में जो 12 मिला है इसकी वजह से इनका थोड़ा सा कम हो गया है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं इनका टोटल इनका 147 है। आइए सबसे पहले खंड एक को इन्होंने लिखा है, सिंधु सभ्यता के बारे में इनको लिखना था, अवधि इन्होंने लिख दिया है यहाँ पे। आइए थोड़ा सा और शॉर्ट कर लेते हैं, अवधि इन्होंने लिख दिया है। उसके बाद सिंधु सभ्यता का वर्णन पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर खनन से प्राप्त अवशेषों के अध्ययन से किया गया है, ठीक है ना। इस सभ्यता की देखिए इनका लिखावट बेहतरीन है, स्पष्टता है, तो ये भी एक अच्छा प्लस पॉइंट है। इनको थोड़ा सा जो भी नंबर मिला है 5 क्वेश्चन में बेहतर, उसका एक रीजन ये भी है इन्होंने किया है। फिर इन्होंने सिंधु सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं दिया है, नगरीय जीवन के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है ना। और फिर इसको पूरा यहाँ पे विशेषता दिया है। और फिर सड़क सीधी समकोण पर आधारित है, और यहाँ पे देखिए इन्होंने इसको जो चीज़ कहा है उसका यहाँ पे एक डायग्राम भी बनाया है, तभी तो यहाँ पे बेहतर नंबर मिला, देख सकते हैं ना। यहाँ पे गृह हो गया, ये गृह निर्माण हो गया, ये सड़क हो गया, सड़क हो गया, सड़क हो गया। तो इस तरह से इन्होंने किया है। जो चीज़ यहाँ पे बताया है कि सड़क सीधी समकोण पर काटती थी तथा सड़क के किनारे नालियाँ बनी होती थी, जिसके कारण जो है ढक्कन पर लकड़ी से बंद जिसके ऊपर ढक्कन या लकड़ी से बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से देख लें, यहाँ पे बनाया है, डायग्राम भी बनाया गया है, चित्र बनाया गया, तो बेहतरीन है। यहाँ पे सिंधु सभ्यता के नगर नियोजन, अब यहाँ पे है सामाजिक जीवन है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे धार्मिक जीवन है, ठीक है ना। और फिर यहाँ पे है आर्थिक जीवन है, सबको यहाँ पे, और पशुपालन, कृषि, ये सब यहाँ पर जिक्र किया गया है। यहाँ पे आइए, और विशाल स्नानागार एवं अनगार की प्राप्ति यहाँ पर भी इन्होंने जिक्र किया है। इसकी लंबाई उन्होंने बाकायदा बताया है कि 11, 0.8, 7.03 और 2.43, ये जो इसका विन्यास है वो बताया गया है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की बताया गया है यहाँ पे। और है विशाल नगर की बात की जाए, सिंधु सभ्यता में अभी तक लगभग 2400 जगह नगर की खोज की जा चुकी है। मोहनजोदड़ो एवं कालीबंगा और राखीगढ़ी सबसे बड़े नगर हैं, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने लिखा है। सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माण काल जो है 2350 से लेकर के 1750 माना गया है, ईस्वी पूर्व माना गया है। अपने अंतिम चरण में इतने विशाल सभ्यता का पतन हो जाना आकस्मिक घटना नहीं थी। कुछ विद्वान बाढ़ की समस्या, जलवायु परिवर्तन, सूखा और भारी प्राकृतिक आपदा को बढ़ा रहे हैं। समग्र अभियान ने निष्कर्ष लिखा है कि सिंधु सभ्यता का इतिहास देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर इस सभ्यता की जो विशेषताएं उभर कर सामने आई हैं वह वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यहाँ भी मतलब कि वर्तमान सभ्यता को भी काफ़ी समानता नजर आती है, ठीक है ना। जैसे मतलब अब देखिए हमने समानता भी दर्शाया है, जो उसका था गृह निर्माण में, जो पुराना सिंधु सभ्यता का यहाँ पर कंपेयर किया है गलियों के निर्माण में, सड़क निर्माण के लिए बंदी व्यापार नीति में, ठीक है ना। तो इस तरह से निष्कर्षता सिंधु सभ्यता हर दृष्टिकोण से उन्नत अवस्था थी। तो यहाँ पे इनको 26 नंबर मिला है, एवरेज मिला है, ठीक है ना। आइए, ये क्वेश्चन पेज इन्होंने नहीं लिखा है तो इसको इन्होंने काट दिया है, ठीक है, या फिर ये छूट गया होगा, तो यहाँ पे लगता है कि विभाग के द्वारा ही काटा गया है, या फिर ये इन्होंने खुद से काटा होगा। चलिए ठीक है, अब आइए, इन्होंने तीसरा क्वेश्चन का उत्तर दिया था कि भारतीय इतिहास में गुप्त काल के स्वर्णकाल की संज्ञा दी गई है, मतलब गुप्त काल को स्वर्णकाल की संज्ञा की है। यहाँ तक कि डॉक्टर रमचंद्र राय व गोपाल चरण जैसे इतिहासकारों ने गुप्त काल की तुलना यूनान के पेरिक्लीज युग से की है, ठीक है ना। इसको देख लीजिएगा, पेरिक्लीज लिखा है, ठीक है ना। गुप्त काल में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, कला के क्षेत्र में काफी फले फूले थे। गुप्त काल के समय में महानतम शासक का आगमन हुआ था, जिसमें समुद्रगुप्त, विक्रांति द्वितीय, चंद्रगुप्त, ठीक है ना, रामगुप्त, इस तरह से जो भी थे,
इस तरह से गुप्त काल के कला के विकास का संपूर्ण भारत में हुआ है। महाराष्ट्र में 2 सबसे महत्वपूर्ण स्थापत्य काल के भी निर्मित हुआ है, अजंता एलोरा की गुफा, बाघ गुफा, है ना? इसके बाद देवघर झांसी की बात की जा रही है। दशावतार मंदिर गुप्त काल स्थापत्य काल की। देखिए इनका भाषाई शुद्धता शानदार है और जो है लिखावट भी इनका बेहतर है। 2 अक्षरों के बीच में और 2 लाइनों के बीच में इन्होंने पर्याप्त गैप दिया है, जो पठनीय है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हालाँकि प्रेजेंटेशन और जो तथ्य है वो अलग चीज़ की बात है, लेकिन ये सब इनकी एक विशेषता है। बिहार के औरंगाबाद में भगवान सूर्य का मंदिर भी वो बताया गया है। उसके बाद उत्तर प्रदेश के और उत्तर प्रदेश में जो है कई यूनेस्को और गुप्तकालीन मंदिर है, जैसे कि पार्वती मंदिर, सॉरी अनेकों, यूनेस्को नहीं सॉरी, उत्तर प्रदेश में और कई अनेकों मंदिर गुप्तकालीन है, जैसे पार्वती मंदिर, नैना कुमार शिव मंदिर, ये सब है। उसके बाद आइए कालिदास। कालिदास अपनी रचनाओं के लिए ग्रंथ एवं किताबों तथा नाटक लिखे, जिसमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम समग्रता। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये चीज़ों का स्तरीय चीज़ और डाटा नहीं, प्रेजेंटेशन नहीं डाल पाए थे, तो यहाँ पर भी इनको 26 नंबर मिला है। समग्रता यह कहना है कि होगा कि गुप्तकाल को स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाए, क्योंकि गुप्तकाल में कला के क्षेत्र में जो अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किए गए हैं, वैसी उपलब्धियाँ कला के क्षेत्र में अनुशासकों में नहीं है। अब आ जाइए खंड एक कहें, ये भागवो है। खंड एक भागवो मुगल काल की अवधि 1526 से लेकर के 1758 तक मानी जाती है। मुगल वंश के कुल 6 महान शासक अपनी सत्ता संभाली, जहां बाबर मुगल वंश की नींव डाली और अकबर उनका वास्तविक संस्थापक बनकर वो आया और साहित्य जगत में अपनी परचम लहराया। वहीं जहांगीर अपनी चित्रकला प्रेमी में मुगल दरबार के चित्र की सीमा पर ला दिया। जहांगीर का शासनकाल यहाँ पे बताया गया है ना। उसके बाद यहाँ पे जहांगीर के शासनकाल में गुप्तकाल की चित्रकला का स्वर्णकाल माना जाता है। जहांगीर यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे एक त्रुटि मिला है मजबूती में, ठीक है ना, ये भाषाई त्रुटि एक ठो पकड़ाया है, तो उसको सही धारा गया है, घेरा गया है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया है सबसे पहले जहांगीर ने जो है राज दरबारों के कलाकारों के संरक्षण दिया था, ये सब है। और जहांगीर के दरबार में जितने कलाकार आश्रय के लिए हुए, सभी को अपनी अपनी तरफ से नकद देने वाले वेतन, ये सब की जिक्र किया गया है जहांगीर के दरबार। मतलब कि उन्होंने पैराग्राफ पैटर्न में सबको लिखा है। हुसैन कश्मीरी जहांगीर के दरबार में कुछ चित्रकार और जो है राज दरबार के सुशोभित करने वाले थे, ये सब लिखा गया है यहाँ पे। आइए, श्री कलम की उपाधि, ये सब दिया गया है। जहांगीर प्रत्येक वर्ष अपने राज्य को चित्रकला समारोह का आयोजन करता था, जो मतलब कि यहाँ पे थोड़ा सा अभाव क्या है चीज़ का है, तो डायग्राम का या पाई चार्ट का या फ्लो चार्ट का है ना। बस ये एक जो होता है कि पैराग्राफ यहाँ पे लिखे, थोड़ा यहाँ से फिर यहाँ उस शैली का ज़्यादा इन्होंने उपयोग किया है। हालांकि जो जैसे कि ये नंबरिंग वगैरह दिया है या फिर जो कुछ पॉइंट दिया है उसको अलग करके दिया है, तो वो उससे थोड़ा सा इनका उत्तर जो है उभार आता है इनके उत्तर में, ठीक है ना। जहांगीर का मकबरा है, ये सब है, इनको 27 नंबर दिया गया है। निष्कर्षतः जहांगीर अपने शासनकाल के चित्रकारों का संरक्षण इतना दिया कि जहांगीर के शासनकाल में चित्रकला का स्वर्णकला कहना उचित ही होगा। स्पष्टतः जहांगीर के कला में मुगल चित्रशैली अपनी सभी जो है चरम सीमा पर थी, तो यहाँ पे इनको 27 नंबर दिया गया है। अब खंड 2 में आ जाइए, भागव। 19वीं शताब्दी में भारतीय धर्म में अनेक दूषित कुरीतियाँ हावी होने लगी और ब्रिटिश शासनकाल ने ब्रिटिश सरकार अपने निवेशकरण में जो है भारतीय धर्म प्रचार पर जोर दिया, जो पश्चिमी सभ्यता के भारतीयों को पनपने देने में सहयोग करने के लगा। इस तरह से इन्होंने लिखा है क्वेश्चन को। समाज सुधार है, राजा राम मनोहर राय के जन्म मृत्यु के बारे में बात की जा रही है, बिल्कुल कॉपी बुक स्टाइल में इन्होंने लिखा है ना। अच्छा, यहाँ से ये इन्होंने थोड़ा सा उल्टा कर दिया है। अब आइए, यहाँ फिर है 1833 के समुद्र पार इंग्लैंड ने गए। ये सवाल देखा आपको पता है ना, 1833 का समुद्र पार इंग्लैंड, ये आपको सवाल आपको GS1 में भी था, ठीक है ना। इस तरह से इन्होंने लिखा है। अस्पृश्यता का अंत, अच्छा ये पॉइंट बना के इन्होंने अच्छा दिया है। 1833 में अस्पृश्यता का अंत का आह्वान किया। पत्रकारिता, राजा राम मोहन राय को भारतीय पत्रकार का जनक कहा जाता है। 1815 में उन्होंने क्या है, मिरातुल अखबार। 1821 में ये सब है। 1822 में संवाद कॉमेडी है। राजनीतिक सुधार, मतलब राजा राम मोहन राय के बारे में शायद इनको कुछ लिखना था। 1807 में ब्रह्म समाज की स्थापना था। इस तरह से चीज़ें हैं यहाँ पे। उसके बाद देखिए, सभी वर्गों के लिए लोगों को साथ मिलजुल कर रहने के बाद किया। समग्रता, राजा राम मोहन राय अपने भारतीय धर्म सुधार आंदोलन में काफ़ी सराहनीय कार्य किया था। सभी सती प्रथा पर 1829 में प्रतिबंध लगाना राजा राम मोहन राय की सबसे बड़ी उपलब्धि थी। विभिन्न समाचार पत्रों का प्रकाशन है। उसके बाद समाज में धार्मिक व शिक्षा का अलग जगाना है, ये सब है। अब यहाँ पे इनको इस प्रकार राजा राम मोहन राय भारतीय समाज में सुधारात्मक कार्य का अंजाम देते हुए आधुनिक भारत के अग्रदूत, पत्रकारिता का अग्रदूत जैसे सम्मानजनक उपाधि धारण किए थे। तो यही था राजा राम मोहन राय से ही संबंधित यह प्रश्न था। 28 नंबर दिया गया है, चूंकि इसमें पॉइंट पॉइंट बना के इन्होंने दिया है, तो 26 से लेकर के इनको 2 नंबर बढ़ गया, 28 नंबर पर आ गया है। और देखिए, औपनिवेशिक शासनकाल के दौरान भारत में स्वराज प्राप्ति के क्रम में अनेक स्वतंत्रता संग्राम चलाए गए। इसी क्रम में 1920 में महात्मा गांधी नेतृत्व में असहयोग आंदोलन हुआ, जो काफ़ी भयावह स्थिति में पहुंच गया था। अच्छा, ये शायद असहयोग आंदोलन संबंधी क्वेश्चन है। असहयोग आंदोलन का विवरण अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया है। रॉलेट एक्ट कारण जो है, रॉलेट एक्ट, एक मिनट आइए,
असहयोग आंदोलन का, हाँ, रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध की से नाराजगी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, पंजाब में मार्शल लॉ, ये सब इसका कारण बताए हैं। अब उनको प्रत्येक को यहाँ पर डिस्कस किए हैं, रॉलेट एक्ट को या फिर प्रथम विश्व युद्ध के कारण जो नाराजगी है ये सब को यहाँ पर डिस्कस किया है। जलियांवाला बाग हत्याकांड को यहाँ पर डिस्कस किया गया है। 13 अप्रैल 1921 के बाद 13 अप्रैल 1919 के बाद पंजाब में अमृतसर में जलियांवाला बाग में हजारों लोगों को डॉक्टर सत्यपाल मलिक से सैफुद्दीन कुरैशी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। इसी बीच जनरल डायर ने इन पर गोली चलवा दिया। तो इस तरह से चीज़ें हैं, यहाँ पर लिखा है, नियतों पर कर दिया है। यहाँ पे देखिए एक इनको शायद कुछ आप वर्ड मिलिंग स्पेलिंग मिस्टेक था, ठीक है ना। पंजाब में मार्शल लॉ का असहयोग आंदोलन का स्वरूप, अब उन्होंने कारण बताया स्वरूप यहाँ पे। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव मुंबई के नागपुर कांग्रेस अधिवेशन में 1920 में लाया गया था, है ना। अब यहाँ पर है, इसमें निम्नलिखित कार्य शामिल थे। इसका स्वरूप जो है, विदेशी सामानों का बहिष्कार था, जगह जगह पर धरना हड़ताल था, सरकारी कार्यकालों के बारे में से त्यागपत्र देना, देसी वस्तुओं का उपयोग करना था। देखते ही देखते गांधी जी के नेतृत्व में विदेशी सामानों का बहिष्कार किया जाने लगा और सत्य और अहिंसा मार्ग पर चलते हुए जगह जगह धरना दिए गए। बिहार में तो यह आंदोलन खास करके पटना, मुजफ्फरपुर, गया, सिवान, छपरा, भागलपुर आदि जगह हिंसात्मक होता चला गया। ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जगह जगह पर जो है रेल पटरियाँ उखाड़ना, टेलीफोन लाइन काटना, सभी सरकारी आलयों को आग लगा देना इत्यादि है। लंबे वक्त के बाद आंदोलन का इतना हिंसक हो गया कि 5 फरवरी जो है 1922 को गोरखपुर में चौरा चौरी कांड होता है, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मर जाते हैं। गांधी जी को इस घटना में आहत होकर के आंदोलन स्थगित कर दिया, जिसमें लगभग 10,000 भारतीयों ने साथ दिया था। गांधी जी को भी गिरफ्तार कर लिया गया था ना। असहयोग के चलते, असहयोग भले ही लंबे अर्थ तक नहीं चला हो, लेकिन इसमें ब्रिटिश शासन की नींव हिला दी और असहयोग इतना निर्णायक था कि इसकी भागीदारी 1930 में सभी नाभिकीय आंदोलन और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन पुनः हुई इसी के आधार पर, ठीक है ना। और देश आज़ाद हुआ। यहाँ पर भी उन्होंने 28 नंबर प्राप्त किया है, तो इसको भी उन्होंने बेहतर ढंग से लिखने की कोशिश की है। अब आइए, इसका खंड 2 का भाग वो है यूरोप में पुनर्जागरण। यूरोप में पुनर्जागरण को यहाँ पर इन्होंने लिखा है, 16वीं शताब्दी उत्तरार्ध में यूरोप में सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुआ। यही सब यहाँ पर उन्होंने लिखा है। आगे पुनर्जागरण की बात की जाए, यूरोप में पुनर्जागरण के निम्नलिखित कारण थे। इसमें भी उन्होंने फ्लो चार्ट का इस्तेमाल किया, बढ़िया है। यहाँ पे देख सकते हैं, पुनर्जागरण के कारण सामंतवाद का पतन, औद्योगिक क्रांति है, विदेशी धरना था, बुद्धिजीवी वर्ग का साहित्य, ये सब है। आपको औद्योगिक क्रांति के कारण फैक्ट्री के नए नए तेजी से वस्तुओं का उत्पादन होने लगा, इससे नए नए बाजार आने लगे, विदेशी घटनाएं थी, है ना। इस क्रांति में 1917 फ्रांसीसी क्रांति, ये सब उन्होंने लिखा है। अच्छा देख लीजिए, इसी में जो 12 नंबर लिखा है, इस क्वेश्चन को ये और नहीं ले जा पाए। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और ये ले जाते तो हमको लगता है कि 12 के बजे में इनको यदि 24 नंबर भी आ जाता, 12 नंबर और आ जाता, तो 147 में यदि मैं 12 जोड़ता हूँ, जो 24-25-26 तो इनका मिनिमम आया है, 24-25 तो 9 और देख रहे हैं 159-60 तक, आराम से 159-60 तक चले जाते। मतलब आराम से इस क्वेश्चन को ये पूरा कर देते तो 160 तक इनका नंबर आ जाता। और ऑब्वियसली 12-13 नंबर बढ़ना, मतलब आप समझ रहे हैं ना कितना इंपॉर्टेंट रहता है मेंस के दृष्टिकोण से। तो इसको इन्होंने मात्र 3 पेज में लिखने की कोशिश की है, पूरा इन्होंने लिख नहीं पाया इस क्वेश्चन को, है ना। यूरोप में पुनर्जागरण का या जो भी पूरा क्वेश्चन था उसका टेल मात्र देखिए यहाँ पर लाए, बस 1 मिनट देख रहे हैं कितना पेज में है ये। यूरोप में पुनर्जागरण जो है 1 और 2 पेज में इन्होंने खत्म कर दिया, नहीं तो इनको निश्चित रूप से बेहतर नंबर यहाँ पर भी मिलता। अब जो भी रीजन था शायद समय नहीं मिल पाया, क्योंकि शुरुआत तो इन्होंने बेहतरीन की थी। लेकिन कुल मिलाकर के बात ये है कि हिस्ट्री में जो है आपको ऑन एन एवरेज अच्छा खासा मार्क मिल रहा है। इस बार तो जो इंग्लिश मीडियम वाले थे उनको 190 तक भी गया था, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मैंने उनका क्वेश्चन नहीं देखा, सॉरी उनका आरटीआई कॉपी या फिर मार्कशीट नहीं देखा था। लेकिन हाँ, हिस्ट्री इस बार 66वीं में कंपेरेटिवली बेहतर नंबर आया है हिस्ट्री में। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं, देखिए यहाँ पे 26 से कहीं पर भी कम नहीं नंबर रहा है। मात्र यहाँ पर 2 पेज लिखा गया है, ये 33-36 करते हैं, लेकिन मात्र 2 ही पेज था, आपको दिखला दिया, इसलिए उसको 1 पेज पर 6 नंबर, 1 पेज पर 6 नंबर, 12 नंबर इनको मिला है। नहीं तो यहाँ पर भी आराम से 26 वगैरह आता है, तो हम 162 तक पहुँच जाते। तो निश्चित रूप से हिस्ट्री ने अच्छा किया है। बस आपको ध्यान क्या रखना है, जो सर की कैंडिडेट है आपने देख लिया इसका फॉर्मेटिंग किस तरह से इन्होंने लिखा है। इन्होंने पैराग्राफ श्रेणी को इस्तेमाल किया है, जिसमें भी इन्होंने फ्लो चार्ट या डायग्राम का इस्तेमाल किया है, वहाँ पे नंबर बढ़े हैं। और इन्होंने क्या किया है अपने साथ कि पॉइंट का पैराग्राफ और फ्लो चार्ट बनाने के बाद जो तथ्य है उसको पॉइंट में बीच बीच में लिखा है, ताकि वो आराम से पठनीय हो जाए। स्पष्ट लिखा है, सुंदर लिखा है, इन सब चीज़ की वजह से इनका नंबर बेहतर है। यदि मैं इनको हटा दूँ, यदि 12 नंबर बुलाने, तो निश्चित रूप से इनका बहुत बेहतर मार्क है, वो इनकी कमी है। नहीं तो आराम से ये कॉपी 160 तक आने वाला नंबर था। निश्चित रूप से आप भी जानते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे, तो आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तथ्य को बिल्कुल स्पष्ट रूप में लिखना है, प्रेजेंटेबल बढ़िया बनाना है, ठीक है ना, ताकि सामने वाला देखने के बाद स्पष्ट हो जाए, उनको कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे और आपको नंबर बढ़िया से दें। निष्कर्ष सब में इन्होंने लिखा है, ये भी इनका एक पॉजिटिव पॉइंट है।
तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखना है और हिस्ट्री बेहतर हमेशा से करती है, एवरग्रीन सब्जेक्ट रही है। यदि बस आप तथ्य कर देते हैं, थोड़ा चीज़ों को प्रेजेंटेबल बना देते हैं, टू द पॉइंट रहते हैं जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आप जब क्वेश्चन के 2-3 पार्ट होते हैं ना, तो जब आधा बना लें तो ज़रूर एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लें, तो एक बार फिर क्वेश्चन को पढ़ लें, ताकि आपको भटकने नहीं देगा। और कोशिश करें 5 साढ़े 5 पेज में कम से कम एक उत्तर हो आपका। यदि इधर-उधर हो भी जाता है तो बहुत ज़्यादा नहीं दिक्कत करता है। 5 पेज कम से कम आप मान कर चलें कि 1 पेज लिखें, क्योंकि पेज भी अल्टीमेटली यहाँ पे मैटर नहीं करता है। हालाँकि सबसे बड़ा चीज़ तो आपका कंटेंट ही है, लेकिन फिर भी 5 पेज एक एवरेज में मान के चलिए कि इतना में हमको लेना है, क्योंकि 3 ऑप्शनल है आपको। तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आधा घंटा एक सवाल को आपको बनाने के लिए मिलता है। तो यही है आपको हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक शेयर करें। इस तरह के और भी बेहतरीन वीडियो आपके लिए लगातार हम लोग लेकर आते रहेंगे।